गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे द हिंदू से कौन सी न्यूज़ है। तो पहला न्यूज़ है हमारा रेपो रेट कट, जिसको हम लोग कवर करेंगे कि रेपो रेट में कितनी कमी की गई। दूसरी होगी राफेल एम जेट की ख़रीदारी हम लोग किए हैं, भारत कर रहा है। और तीसरा है हम बिम्स्टेक के बारे में भी बैठक हुई है तो वो जान लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और चौथे में कुछ छोटे छोटे शब्द हैं, टर्म्स हैं, उनको जानेंगे। शब्द, टर्म्स मतलब शब्द। इसमें क्या शब्द होंगे, जैसे कि आपको प्रत्यर्पण क्या होता है, एक्सट्राडिशन। इसके अलावा एक समुदाय है रोहिंग्या, ये क्या है। और हाउती समुदाय एक है, वो क्या है, कहाँ से बिलोंग करता है। जनरल पता होगा तो आपको लगाने में आसानी रहेगी ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है रेपो रेट कट, ठीक है। फर्स्ट न्यूज़ क्या है, रेपो दर में कटौती। या कमी, कमी से बेहतर है कटौती। रेपो दर में कटौती कितनी की गई है, क्यों की गई, क्या लाभ हैं, ये हम समझते हैं। पहले तो हमें रेपो दर पता होना चाहिए कि रेपो दर क्या होता है, इसके बाद हम लोग समझ पाएंगे इसके आगे की बातें। तो हम समझते हैं कि रेपो दर क्या होता है। पहले रेपो दर, ये आपका मान लीजिए आरबीआई है और इधर आपका बैंक है। हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया एसबीआई, ठीक। या एक प्राइवेट बैंक भी ले लेते हैं, एचडीएफसी, ठीक। तो बैंक को भी जो लोन की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है, तो किससे उधार लेता है, आरबीआई को। जब एसबीआई को जब पैसों की ज़रूरत होगी तो वो किससे उधार लेगा, आरबीआई से उधार लेता है। उधार लिया, इसको बोलते हैं क्या, ऋण या लोन बोल सकते हैं। अब उधार जब लेते हैं तो इसके बदले इनको क्या देना पड़ेगा। मान लीजिए इन्होंने 100 करोड़ रुपए ले लिए, एसबीआई और एचडीएफसी ने मिल, तो इनको देना पड़ेगा इस पर ब्याज। क्या देना पड़ेगा, ब्याज। ब्याज कौन देगा, ये एसबीआई या एचडीएफसी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देंगे, ठीक। तो ब्याज की दर क्या होगी, इस ब्याज की जो दर होगी वो दर कहलाती है रेपो दर, ठीक। तो रेपो दर क्या हुई, रेपो दर वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी बैंकों को लोन देता है, ऋण देता है, उधारी देता है, ठीक। और यह रेपो दर क्या होगा, एक तो आरबीआई द्वारा ऋण पर लिया जाने वाला ब्याज, लिया जाने वाली ब्याज दर। और इसकी दूसरी खास बात क्या होती है, ये रेपो रेट पर जो आरबीआई उधार देता है एसबीआई या बैंकों को, ये साल टर्म लोन के लिए देता है। कौन सा टर्म, साल टर्म, मतलब ये लघु अवधि के ऋण देता है, लघु अवधि के लिए, मतलब कम अवधि के लिए जो लोन लेते हैं उस पर जो ब्याज देना पड़ता है इनको, वो रेपो दर पर ब्याज देना पड़ता है बैंकों को। एक बात और, इस पर आम आदमी को ब्याज नहीं मिलता है, क्योंकि आरबीआई आम आदमी को ऋण नहीं देता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। अब इसी रेपो दर में कटौती हुई है। कटौती होकर कितना कर दिया गया है, कटौती हुई, ये तो हमें न्यूज़ पता हुई। कटौती कितनी हुई,
कटौती हुई है 0.25% की। पहले कितनी थी? पहले कितनी जो ब्याज दर थी? 6.25% रेपो रेट थी। तो 0.25 की कटौती हुई तो कितना बचेगा? 6%। तो इस समय ब्याज दर कितनी हो गई? रेपो दर 6% हो गई। तो कभी आपसे परसेंटेज में कोई पूछता है कमी कितनी हुई, तो आप बताएंगे 0.25%। कभी कभी इसी को बोला जाता है बेसिस पॉइंट। तो बेसिस पॉइंट होगा 25 BPS, 25 बेसिस पॉइंट्स। ठीक, तो 0.25% या 25 बेसिस पॉइंट की कटौती या कमी की गई है, तो हो गई 6%। अब जो कटौती हुई है किसने की? तो कौन करेगा? RBI द्वारा की गई, क्योंकि RBI ही लोन दे रहा है। RBI क्या है? बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, बैंकों को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो किसने की? RBI ने की। कैसे? RBI में एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जो क्या काम करती है? मॉनेटरी पॉलिसी का निर्धारण करती है। मॉनेटरी पॉलिसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो आप बताएंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो अब इसी मौद्रिक नीति में आपकी आती है रेपो दर, रेपो रेट। ठीक है, तो इसी का निर्धारण किया गया है। इस रेपो रेट को पॉलिसी रेट भी कहा जाता है। कभी आपसे पूछ ले कोई कि पॉलिसी रेट क्या है, तो आप बताइए कि रेपो रेट ही पॉलिसी रेट होता है, और इसी दर पर RBI सभी बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। कौन सा? लघु अवधि का, शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए जानना ये भी आवश्यक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है, तो आप बताएंगे इसकी अध्यक्षता कौन करता है? RBI का गवर्नर करता है। RBI गवर्नर करता है। तो ये बातें सारी इतनी तय हो गई। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि जो रेपो रेट में कटौती हुई है इससे क्या लाभ होगा? रेपो रेट में कमी जो की गई है इससे लाभ क्या होगा? अब देखिए इससे लाभ क्या होगा। जब बैंकों को लोन मिलेगा सस्ता, देखिए RBI लोन देता है किसको? बैंक को। आपके बैंक यहाँ कोई भी हो सकता है, चाहे आपका सरकारी हो और चाहे हो प्राइवेट। प्राइवेट में आपका HDFC और SBI हमने सरकारी ले लिया। तो RBI किसको लोन देता है? RBI लोन देता है बैंक्स को, और बैंक किसको लोन देते हैं? आम आदमी को, ABCD को। जैसे ये हो गए मिस्टर रमेश, ठीक, ये हो गए मिस्टर सुरेश। और एक भाई साहब ये हो गए। ठीक है, ये हो गए आप लोग या हम लोग हो गए, आम जनता। तो हम लोग यहाँ बैंक से लोन लेते हैं। बैंक किससे लेता है? RBI से। अब जब RBI से बैंक को लोन मिला, कैसा हुआ? सस्ता लोन मिला इसको, क्योंकि रेपो रेट कम हुई।
तो लोन इसको मिलेगा सस्ती दर पे। पहले कितना मिल रहा था 6.25 पर, तो अब कितना मिल रहा है 6%। अब इतना ही ब्याज देना पड़ रहा है। तो इन लोगों ने जो लोन ले रखा होगा बैंकों से वो भी सस्ता हो जाएगा, तो इनका लोन भी सस्ता हो जाएगा। आम आदमी का लोन क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा सस्ता। ठीक, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऋण जो हो जाएगा सस्ता हो जाएगा। क्यों, ऋण की दरें कम हो जाएंगी। अब सोचो इन लोगों ने ऋण कौन सा ले रखा होगा, ये भी आपको सोच रहे होंगे। तो मान लीजिए मिस्टर रमेश, इनको रमेश ले लेते हैं। तो मिस्टर रमेश ने कार ली थी, कार पर लोन लिया था, तो इनका कार लोन सस्ता हो गया। ये मिस्टर कमलेश हो गए, तो मिस्टर कमलेश ने होम ले रखा था, घर लोन पर ले रखा, तो उसको क्या बोलेंगे, होम लोन। तो इन्होंने कार लोन लिया, इन्होंने होम लोन ले रखा था। और ये मिस्टर, इन्होंने मान लीजिए स्कूटर लोन ले रखा था। तो अब इनकी जो ब्याज की दरें होंगी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अब ये तो लोन ले रखे थे, लेकिन एक और बात हुई, जब ऋण सस्ता हुआ तो एक और थे मिस्टर डेनियल। कौन है, मिस्टर डेनियल। इन्होंने सोचा कि चलो लोन सस्ता हुआ है, 50 करोड़ का लोन उठा लिया सस्ता। अब ये क्या किए, निवेश करते हैं, क्योंकि लोन सस्ता हो गया है। अब क्या करेंगे, निवेश का मतलब कोई कंपनी खोला, उसमें 50 करोड़ लगा दिया। अब जब निवेश हुआ तो उत्पादन क्या होगा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। और जब उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा तो भाई कोई कंपनी थी, खुल गई, उसने उत्पादन किया, तो लोग भी काम कर रहे होंगे वहाँ पे। लोग काम कर रहे होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, रोजगार सृजन हुआ, तो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। और उत्पादन जब बढ़ा तो उसका एक और प्रभाव क्या होगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इंग्लिश में इकोनॉमिक ग्रोथ, हिंदी में आर्थिक वृद्धि या समृद्धि। तो अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि, देश की जीडीपी बढ़े। आर्थिक समृद्धि का मतलब क्या हुआ, जीडीपी। तो अर्थव्यवस्था के उद्देश्य होता है कि जीडीपी बढ़े, सबको रोजगार मिले, आय मिले, यही उद्देश्य होता है। तो इससे ये लाभ होगा। देखिए क्या लाभ हुआ, यहाँ पे हमने समझा दिया आपको। ऋण सस्ता हो गया तो निवेश में बढ़ोतरी होगी, निवेश बढ़ेगा, और जब निवेश बढ़ेगा तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन आप लिखते जाइए पॉइंट वाइज, ये हमेशा यही रहेगा, जीडीपी बढ़ेगा, रोजगार वृद्धि होगी। अब इस समय ऐसा कदम क्यों उठाया गया, इसको, ये जो रेपो रेट कम किया गया, इस पॉलिसी को अगर कोई पूछे कौन सी पॉलिसी है, पॉलिसी के दो टाइप होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, देखिए इसमें दो ही कदम होने हैं मॉनेटरी पॉलिसी में। क्या होगा, एक, या तो पॉलिसी रेट बढ़ेगा, रेपो रेट क्या होगा, या तो बढ़ेगा या तो कम होगा। मतलब ये, अगर रेट बढ़ा तो लोन हुआ महंगा, ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा तो लोन क्या हो गया, महंगा, और कम हुई रेट तो हुआ सस्ता। तो जब ऐसी स्थिति आई तो इसको बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी। मतलब पैसा आसानी से मिल जा रहा है, दैट इज चीप मनी पॉलिसी। और जब पैसा बहुत मुश्किल से मिला, रेट महंगा हो गया, तो इसको बोलते हैं डियर मनी पॉलिसी। तो इस समय कौन सी पॉलिसी हुई है, रेपो रेट में कम हुई है, तो चीप मनी पॉलिसी, सस्ती, चीप मनी पॉलिसी नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी। चीप मनी मिल रही है तो चीप मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ठीक, तो ये उसके लाभ और नुकसान हमने देखे। ठीक है, तो आसानी से लोन मिलेगा लोगों को, निवेश के लिए भी और कंजप्शन के लिए भी, दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये हमने इसके मेजर एस्पेक्ट्स इसके देख लिए। हाँ, यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो और देखनी है इसके साथ में, चूँकि जब रेपो रेट आता है तो कुछ और चीज़ों के भी आंकड़े चेंज होते हैं। जैसे कि आपने रेपो रेट लिखा, कितना हो गया, रेपो रेट हो गया आपका
6%। ठीक, एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF रेट, ये हो गया 6.25%। बैंक रेट 6.25% और SDF स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये हो गया 5.75%। हमें यहाँ पर जो ज़्यादा याद रखना है, रेपो रेट में चेंज हुआ है वो 6% का हुआ है। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में जाना। कुछ टर्म्स जो होते हैं जैसे कि CRR यूज होता है बैंकिंग सेक्टर में, इसी के साथ आता है, तो इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। मैं इसको ब्रीफ में आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मतलब बैंक के पास जमा, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए और कैश रिजर्व रेशियो रखा गया 7%। कितना है? 7। तो बैंक के पास 100 रुपये जमा हुए, तो बैंक को इसमें से 7 रुपये RBI के पास रखना पड़ेगा। ये RBI के पास रहेगा, इस पर कुछ नहीं मिलेगा इसको, बैंक को ब्याज वगैरह कुछ नहीं। तो बैंक के पास जमा धन का वह भाग जिसे बैंक को RBI के पास जमा रखना होता है वो क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशियो। और एक होता है SLR, जिसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक, ये भी वो भाग होता है जो पैसा बैंक के पास जमा हुआ, मान लीजिए 100 रुपये जमा हुए बैंक के पास, तो इसका ये मान लीजिए रखा गया 18%। तो इसका 18%, दैट इज 18 रुपये बैंक अपने पास रखता है। किसके पास? बैंक अपने पास जमा रखेगा, बैंक अपने पास रखता है। दोनों में अंतर देखिए, ये 7 रुपये RBI के पास रहेंगे तो कैश रिजर्व रेशियो, ये 18 रुपये बैंक अपने पास रखेगा। इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये थे, 7 रुपये RBI के पास चले गए और 18 रुपये बैंक ने रख लिए। ये RBI के पास चला गया, तो बचा कितना? 18 7 25, बचा 75 रुपये। मतलब ये अब बैंक इस 75 रुपये को लोन के रूप में यूज कर सकता है, मतलब लोन दे सकता है किसी को, इन पैसों पर लोन नहीं देगा। तो ये सब सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है बैंक में, जो प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राफेल। राफेल तो मोस्ट डिस्कस्ड मुद्दा रहा है पिछले 4-5 सालों में, राफेल जेट। ठीक है, राफेल ये हम परचेज़ कर रहा है भारत। भारत क्या कर रहा है? खरीद रहा है। ये राफेल M है, राफेल जेट M भारत खरीद रहा है। कितने राफेल खरीद रहे हैं? राफेल जेट M, राफेल M नाम है, राफेल M जेट। राफेल एयरक्राफ्ट है, पहली बात हम ये जान लेते हैं, हो सकता है आप लोगों को ना पता हो। तो एक एयरक्राफ्ट है, जहाज है, लड़ाकू जहाज, फाइटर जेट है ये। मतलब हम इसको लेकर दुश्मनों से युद्ध करेंगे। तो हम ये खरीद रहे हैं, भारत ये खरीद रहा है। किस देश से खरीद रहा है हमें ये याद होना आवश्यक है। तो हम खरीद रहे हैं फ्रांस से। किससे? फ्रांस से खरीद रहे हैं। तीसरी बात, कितने खरीद रहे हैं? तो 26 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया है हमने। 26 फाइटर जेट का ऑर्डर किया गया है। इसमें ख़ास बात क्या है? फाइटर जेट हमने जो मंगाए हैं 26, इसमें से 22 और 4 ये सिंगल सीटर हैं और ये डबल सीटर हैं। मतलब इसमें एक सीट होगी 22 में
और इसमें 2 सीटें होंगी। ये 2 सीट इसलिए हैं क्योंकि ये ट्रेनिंग वाले हैं, इनको ट्रेनिंग में यूज़ किया जाएगा, ये ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाएंगे। और ये वाले जो होंगे 22, ये एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात किए जाएंगे। जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, कौन कौन से? एक तो विक्रमादित्य और दूसरा विक्रांत, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। विक्रांत हमारा खुद का बनाया हुआ है, विक्रमादित्य हमने रूस से लिया हुआ है रेंट पे। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? पानी में चलने वाला बड़ा जहाज, मान लीजिए समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ पर ही ऐसे मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा ऐसे कुछ होता है, तो यहाँ पर ही लैंड करते हैं, ये हमने डेक बनाई है। तो और इसके अंदर पार्क रहते हैं, ये जो राफेल होंगे बहुत सारे हमने ख़रीद रहे हैं, तो इसके अंदर पार्क हो जाते हैं 20, 25, 30 जो भी लिमिट हो, ठीक है। तो पानी में जैसे आपका एयरक्राफ्ट कैरियर चल रहा है, तो उसी में ये आपके राफेल भी रहेंगे। तो जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ से निकलेंगे, टेक ऑफ करेंगे, समुद्र का मुआयना करेंगे और जो भी कार्रवाई करनी कर सकते हैं वहाँ पर हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। तो बेसिक आप समझ गए राफेल क्या है। एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट जो हम फ्रांस से ख़रीद रहे हैं, 26 फाइटर जेट हमने ख़रीदे हैं। ये अप्रूवल दिया है कमेटी ने, उसका नाम है CCS, दैट इज़ कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे दिया है इनको खरीदने का। अभी समझौता होगा। और इसकी मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? चेयरमैन कौन था? कैबिनेट कमेटी की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, दैट इज PM। यहाँ पर PM कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो उनकी अध्यक्षता में इस समिति ने जो है राफेल MZ खरीदने की अनुमति दे दी है। 26 फाइटर जेट हम खरीद रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग राफेल खरीद चुके हैं, 36 राफेल हम लोग खरीदे हैं इससे पहले, जो कि नेवी के पास हैं और यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, हमारी सेना के पास हैं, ठीक है। अब ये इसके बारे में हमें जानकारी जो मिली राफेल M, ये अभी हमने अभ्यास किया था, हमने मतलब भारत ने एक अभ्यास किया था, उसका नाम है वरुण। क्या नाम है? वरुण। ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे। तो ये वरुण अभ्यास भारत का फ्रांस के साथ हुआ, भारत ने फ्रांस के साथ किया। इसी दौरान हमने राफेल M के बारे में भी जो जानकारी हमें चाहिए तो हमने प्राप्त की। तो वरुण अभ्यास हमारा फ्रांस के साथ होता है, जिसमें हमने इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। अभी डील होगी हमारी तो 3.5-4 साल बाद मिलना शुरू हो पाएगा, क्योंकि बनने में क्या होता है, टाइम लगता है। ये सिर्फ सामान्य रूप से सबको पता होना चाहिए, 3.5-4 साल लग ही जाते हैं डिलीवरी में। नेक्स्ट हैं हम बिम्स्टेक की भी बैठक हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिम्स्टेक क्या है? इसका पूरा नाम लिखता हूँ मैं पहले। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल, B फॉर बे ऑफ बंगाल, I फॉर इनिशिएटिव, फॉर मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये आपका फुल फॉर्म हो गया बिम्स्टेक का। यहाँ हमें ध्यान देना है, B फॉर बे ऑफ बंगाल, I फॉर इनिशिएटिव, M और S, M फॉर मल्टी, S फॉर सेक्टोरल, T फॉर टेक्निकल, E फॉर इकोनॉमिक, C फॉर कोऑपरेशन, ठीक। तो ये जो संगठन है इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ये पूछा जाता है तो याद रखेंगे। उस समय इसका नाम था बेस्ट,
4 देश थे, उन्हीं को मिलाकर इसको बनाया गया था। BIST, बाद में इसका नाम हो गया बिम्स्टेक, BIMSTEC। तो यहाँ 4 देश कौन से थे, उनके नाम B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, S फॉर श्रीलंका और T फॉर थाईलैंड। जब बिम्स्टेक में हुआ तो M जो जुड़ गया, इसमें हो गया म्यांमार। तो इतने मेंबर तो आप याद रखेंगे नाम से ही, B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। तो 5 तो याद हो गए कम से कम। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या है 7, जिसमें से आपको 5 याद हो चुके हैं। 2 नहीं याद हैं, वो कौन से हैं? सारे के सारे देश पड़ोसी देश हैं भारत के। जब हम मैप बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं लोग, तो ये सारे पड़ोसी देश हमारे हैं। जैसे कि भारत एक हो गया, ये कौन सा है? ये है नेपाल, ये नेपाल हो गया। यहीं पर आपका ये कौन सा है? भूटान, ये तीसरा देश हो गया। ये यहाँ पर कौन सा देश है? चौथा हो गया बांग्लादेश। यहाँ पर 5वां है म्यांमार होता है। इसी के नीचे आपका थाईलैंड है, तो ये 6वां देश हो गया थाईलैंड। 7वां देश यहाँ पर है, इसी कौन सा है? यह है श्रीलंका। तो 7 देश हो गए पड़ोसी। देखिए बे ऑफ बंगाल यही है, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी। तो कभी याद रखना है तो बंगाल की खाड़ी से लगे हुए देश इसमें शामिल हैं, 7 देश। भारत के पड़ोसी नेपाल और भूटान, ठीक है। तो इसमें जो नहीं याद होने हैं 2 और जोड़ लीजिए, नहीं तो बिम्स्टेक से याद ही हो जाएगा। 2 देश हैं जो इसमें नहीं, एक N फॉर नेपाल और B फॉर भूटान। इस प्रकार से 7 देश इसके हो गए। 1997 में जब स्थापना हुई तो बैंकॉक घोषणा से हुई थी इसकी स्थापना। कौन सा घोषणा? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी बिस्ट की। बाद में इसमें सदस्य बाद में जुड़े। और अभी बैठक जो हुई है 2025 में, 2025 के अप्रैल में, कहाँ हुई है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, यहीं पर बैठक हुई है। तो ये हम याद रखेंगे। यहाँ पर एक जो महत्वपूर्ण घोषणा हुई है, बिम्स्टेक खेल आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। कब? 2027 में। मतलब इन बिम्स्टेक देश जितने हैं 7 देशों के जो खिलाड़ी होंगे मिलकर खेल खेलेंगे, उनको आयोजन किया जाएगा 2027 में। कहाँ होगा ये हमारे लिए ज़रूरी है, याद रहना, ये भारत में आयोजित होंगे। तो ये बिम्स्टेक के बारे में एक बेसिक जानकारी। यहाँ पर एक याद रखना, देखिए हमने आपको यहाँ बताया सारे देश यहाँ पर हैं, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, आसपास के देश हैं। तो ये संगठन कैसा होगा? क्षेत्रीय संगठन होगा। कौन सा संगठन होगा? क्षेत्रीय संगठन। बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश शामिल हैं, इसलिए यह क्षेत्रीय संगठन है। अगर मान लीजिए कोई यूरोप का एक देश होता, एक ऑस्ट्रेलिया होता, एक एशिया का होता, एक अफ्रीका का होता, एक अमेरिका का होता, नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, तब संगठन क्या हो जाता है? वो वैश्विक हो जाता है। यहाँ एक क्षेत्र के देश शामिल हैं यहाँ पर, इसलिए यह क्षेत्रीय संगठन है। ऐसे बहुत सारे संगठन हो सकते हैं जो क्षेत्रीय होंगे, जहाँ एक क्षेत्र के देश उसमें मेंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में बेसिक तो देख लिया। एक और चीज़ यहाँ पर न्यूज़ में जो आती है कभी कभी, सागर नीति आती है भारत के संदर्भ में। इसको अभी महासागर कर दिया गया है, लेकिन सागर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। सागर नीति भारत की, जो हिंद महासागर से लगे हुए देश हैं उनके संदर्भ में है। फुल फॉर्म क्या है इसका, ये आपके लिए आवश्यक है। यहाँ पर फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ
फॉर ऑल इन द रीजन। अब महासागर का फुल फॉर्म आप लोग खोज लेंगे। क्या करेंगे? महासागर का फुल फॉर्म आप लोग खोजेंगे। ये है महासागर। ये भी रिसेंट में घोषणा की गई है मोदी जी ने। ठीक है, इसको आप, ये आपके लिए होमवर्क। अब इसके अलावा नेक्स्ट में चलते हैं, कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम देख लेते हैं। एक टर्म है प्रत्यर्पण। इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन ये क्या होता है? इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए अमेरिका, ये है भारत। यहाँ किसी व्यक्ति ने अपराध किया, मिस्टर एक्स है मान लीजिए, और अपराध करके अमेरिका आ गए। अब भारत इनको वापस लाना चाहता है यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यर्पण। तो लीगल तरीके से इनको वापस लाया जाएगा अमेरिका से भारत, दैट इज एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, तहावुर राणा का भी किया जा रहा है, उसी संदर्भ में ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है, एक शब्द है इसमें रोहिंग्या। रोहिंग्या क्या है? रोहिंग्या कुछ नहीं है, रोहिंग्या मुस्लिम लोग हैं। यह एक मुस्लिम समुदाय है। यह एक मुस्लिम समुदाय है। कौन सा है? मुस्लिम समुदाय। ठीक है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ के हैं बस। तो रोहिंग्या म्यांमार के शरणार्थी हैं। म्यांमार में लोग निवास करते हैं, म्यांमार के हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि रोहिंग्या शरणार्थी जो समस्या है, ये रोहिंग्या कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उसका जवाब क्या होगा? दैट इज़ म्यांमार। एक और, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, आपको पता ही होगा, मैं बना देता हूँ मैप। तो यहाँ का ये जो पोर्शन है ये म्यांमार का हो गया, यहीं पर रहते हैं। रखाइन प्रोविंस में की समस्या है। नेक्स्ट है एक हौती समुदाय के बारे में आता है। हौती समूह है एक, HOUTHI। ये कौन होते हैं? होती नहीं, हौती हैं। ये ग्रुप है, यमन में काम कर रहा है। यमन में एक्टिव है ये, और इसने यमन की राजधानी साना पर नियंत्रण भी कर रखा है। ठीक है, यमन की राजधानी है साना। अब आप लोग सोच रहे हो यमन कहाँ पर है, तो लेट मी इलस्ट्रेट द मैप। ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये आपका अरब, ये आपका इंडिया। तो आपका जो यमन वाला पोर्शन है वो यहीं है। ठीक है, यहीं पर ये लोग एक्टिव हैं। तो इन लोग यमन के में हौती समुदाय है जो वहाँ की सरकार से संघर्ष कर रहा है, और इसको समर्थन किसका प्राप्त है? ईरान का। तो जैसे ISIS समूह है, वैसे ही हौती है, वैसे ही आपका हमास है। ये सारे एक जैसे समूह हैं जो अपने अपने हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा आज का ख़त्म होता है। थैंक यू। अगले दिन हम लोग फिर मिलेंगे द हिंदू के साथ में। थैंक यू।